हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका आज की क्लास में स्वागत है। चलिए बिगिन करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। चलिए बिगिन करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि थ्योरी क्लास है किसकी? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका क्लास 11th में जो चैप्टर है उसका किस तरीके से नाम दिया गया? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज इसकी थ्योरी और उसके बाद हम डीपीपी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। इफ यू आर द ओनर एंड हैव एनी कंसर्न्स और इश्यूज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट sathi@iitk.ac.in एंड वी शैल रिमूव द सेम। एक बार एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, इन एवरी क्लास, कि किस तरीके से आपको समझना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जीओसी से लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 से 2024 की एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, 3.6% में अराउंड वेटेज बोलूंगा। टॉपिक वाइज समझ लेते हैं। 2024 में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म, आईपीएसी नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां से क्वेश्चन आया, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हुए? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, आईपीएसी नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो भी रूल्स बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस से। 3 क्वेश्चन आए, इजी, एवरेज और इजी। देखो किसी भी क्वेश्चन पे डिफिकल्ट नहीं लिखा हुआ है। कारण यह है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें टाइम लगेगा तो एवरेज हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि आपको डीपीपी और पीवाईक्यूज की लिंक प्रोवाइड की गई हैं, उन्हें आप अटेम्प्ट करते रहिए। उस पेज तक जो अभी मैंने आपको शेयर किया था, उस पेज तक आपको पहुंच जाना है। फिर हम डीपीपी और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। 2023 में आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन से क्वेश्चन आया। जेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन और हाइब्रिडाइजेशन से 2 क्वेश्चन आए, इजी थे। 2022 में आईपेक नोमेनक्लेचर और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से। आईपेक नोमेनक्लेचर से वही नाम लिखना आएगा, और जेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन, देखो जेल्डाल मेथड बार बार आ रहा है, जेल्डाल मेथड, डूमास मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए, एवरेज थे। 2021 में आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आया, मेटामरिज्म से प्रॉपरली 1 क्वेश्चन आया, इजी था। 2020 में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया। क्रोमेटोग्राफी था पर्टिकुलर टॉपिक, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन था। 2 क्वेश्चन आए, एवरेज। देखो स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन से 2024 लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी आपको डाउट्स रहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरी बातों पर आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं। 2018 में आप देख सकते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी से, और इंडक्टिव इफेक्ट से 2 क्वेश्चन आए, मिक्स होके, इजी थे वो भी। तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। कार्बन आप सभी जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। 4 बॉन्ड ये बनाता है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन होता है, मिथ प्लस एन। वर्ड रूट मिथ यूज किया है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी हम आईपेक नोमेनक्लेचर करेंगे तो वर्ड रूट क्या रहेगा, उसके बाद क्या लगेगा? सफिक्स, और उससे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। इन 3 चीजों के बेस पर हम, ये फॉर्मेट रहेगा किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। उसके अलावा सफिक्स 2 तरीके होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। प्रीफिक्स भी 2 होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो सारी चीजें हम देखेंगे। बट ये इतनी बड़ी बड़ी चेन्स, इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कार्बन ही क्यों बना पा रहा है? उसका कारण क्या है? तो ये हम अपनी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ते हैं। कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। वन वर्ड डेफिनेशन। ध्यान रखनी है सारी बातें, कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। सेशन को ध्यान से अटेंड करना है, पूरा फोकस होकर पढ़ना है। फिर आ जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन
कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी आपको बॉन्ड मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ भी मिलेगा, सल्फर के साथ भी मिलेगा, फॉस्फोरस के साथ भी मिलेगा और हेलोजेंस जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एटसेट्रा इनके साथ भी आपको बॉन्ड मिलेगा। कंपाउंड जो कार्बन के रहते हैं वो जो पढ़े जाते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो हम कवर कर भी चुके हैं, जब क्लास 11th के हिसाब से जो नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन आता है जो हम कवर कर चुके हैं, उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? मेनली कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी। किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन से क्या फर्क पड़ता है और शेप्स, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक्स में देखो आपको कवर कराने जा रहा हूँ। शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया हाइब्रिडाइजेशन से। वेस्पर थ्योरी आप सभी जानते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, थोड़ा उसका यूज करना है, थोड़ा इसका यूज करना है और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हेल्प करता है इन प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे? समझिए ध्यान से। ये रही एक टेबुलर फॉर्म, इस टेबुलर फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिए, बस आपके क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन के मोस्टली अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, समझिए। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में हम देखेंगे sp3, sp2 और sp। sp3 के केस में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है जो कि जैसे आपको मिथेन में देखने को मिल सकता है, CH4। कुछ इस तरीके की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। आप सभी ने वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है, हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अच्छे से कवर की थी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद ज्योमेट्री एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल एल्केन्स हो गए, CH4 हो गया, CH3 इथेन हो गया, साइक्लोएल्केन्स हो गए इन सैचुरेटेड पार्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सैचुरेशन से आप समझते हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है तो उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा और चारों ही सिग्मा होंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मिथेन में हो, इथेन में हो, प्रोपेन में हो, साइक्लोएल्केन में हो। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, और चारों ही बॉन्ड सिग्मा होंगे। अब मैं जो दूसरी ट्रिक आपको बताने जा रहा था, पर्पल कलर से शो करूंगा, ध्यान दीजिएगा। वो कैसे आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन? आपको सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए जिस एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं उस पर कितने लॉन पेयर प्रेजेंट हैं, बस। तो आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं प्लस लॉन पेयर जो किसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोकलाइज्ड है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन पर कोई भी लॉन पेयर नहीं है। मान लीजिए मिथेन का ही केस ले लेते हैं, CH4 मिथेन का केस ले लेते हैं। कार्बन पर कोई भी लॉन पेयर नहीं है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर आया 4। इस नंबर को आप स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हैं। और आप क्या कहेंगे? एक S को दे दो, बाकी P को दे दो। अगर नंबर आता 3 तो आप क्या करते? एक S को देते, फिर P को दे देते, sp2। नंबर आता 2 तो आप क्या करते? एक S को दे देते, बाकी P को दे देते, एक बच गया sp। इस तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नंबर आया 4, यहाँ पे नंबर आएगा 3 और यहाँ पे नंबर आएगा ये 2। किसका नंबर? काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा अगर आप इसमें S परसेंटेज और P परसेंटेज की बात करें, देखो जितनी ज्यादा S परसेंटेज रहेगी उतना ज्यादा नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस एटम का। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर S परसेंटेज 25% और P परसेंटेज 75% है। इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आप निकाल सकते हो। देखो टोटल ऑर्बिटल्स कितने? 4, ठीक है, एक S और 3 P। तो S कितना? 1, टोटल कितने? 4, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो S की परसेंटेज कितनी आ गई? 25, और बाकी P की कितनी बच गई? फिर 75। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड होती है 2.48। वहीं पर जब आप sp2 पर मूव करेंगे तो एंगल लगभग हो जाता है 120 डिग्री। एंगल क्या हो जाता है आपका? 120 डिग्री। ट्राइगोनल जो एल्कीन्स होती हैं एंड अदर कंपाउंड्स जैसे कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O, जैसे आपने ले लिया C डबल बॉन्ड O, H और H, इसको क्या बोलेंगे? कैन एनीवन रिप्लाई? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर? चलिए देखते हैं आपकी प्रायर नॉलेज कैसी है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन C डबल बॉन्ड O, H और H? बताइए, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर? लेट्स चेक योर प्रायर नॉलेज। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? देखते हैं कौन क्विकली और सही आंसर, सटीक आंसर देता है। लेट्स सी एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्टिव इन द चैट बॉक्स। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स क्विकली सो दैट मुझे सभी के आंसर मिल सके। देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसको हम देखो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? HCl
CHO मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूले। तो दिख रहा है ना सभी को, एल्डिहाइड, वेरी गुड आंसर। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। ध्यान रखना है जब C डबल बॉन्ड ओके दोनों तरफ हाइड्रोजन या एक तरफ हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड होने के लिए एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। दिस इज मस्ट। एक हाइड्रोजन नहीं है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो उसे हम एल्डिहाइड नहीं कहेंगे, वो हमारा कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड। तो ये किस टाइप का है? ट्राइगोनल टाइप का है, 120 डिग्री एंगल होता है। एंड अदर कंपाउंड जैसे मैंने बताया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, इस टाइप का। यहाँ पर आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? अगर मैं इस एग्जांपल को लूं, C डबल बॉन्ड O, H और H, एक डबल बॉन्ड में आपको पता है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ सिग्मा एक हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा, कितना नंबर आया? टोटल 3। कोई लोन पेयर नहीं, तो एक S को दे दिया, बाकी P को दे दिया। क्लियर एवरीवन? जब परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे 33.3% और परसेंटेज पी करेक्टर निकालेंगे तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कर सकते हैं, या पी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, वो आएगा 66.7%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.75 हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, 25 से हो गया 33.3। आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, मोर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपका नेक्स्ट देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, उस केस में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एल्कीन, एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन की अगर बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। एंगल आप देख सकते हैं 180 डिग्री एंगल है, लीनियर एकदम। तो लीनियर एल्काइंस एंड ऑल अदर कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? अगर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देखें तो यहाँ लोन पेयर दिख रहा है आप सभी को, एक लोन पेयर है, एक सिग्मा है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया? 1 + 1 2। तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन आई नाइट्रोजन की भी? sp। 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन, जिसकी भी आप बात कर रहे हो। मान लीजिए इसको हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप देखेंगे एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गई कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है सिर्फ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। क्वेश्चन आया है यहाँ से, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, रेलेवेंसी आपको चेक कराऊंगा, ध्यान रखिए। परसेंटेज एस करेक्टर देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एस 50-50 हो गई, जितना एस है उतना ही पी है। अब मैंने यहाँ पर 2 सिग्मा 2 पाई बताए, इस कार्बन को चेक करें तो ये 2 सिग्मा बन रहे हैं और ये 2 पाई बन रहे हैं। चलिए 50 ये हो गया, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग हो गई 3.25। आई होप ये टेबुलर फॉर्म सभी को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स क्या करता है? मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स प्रोवाइड करता है इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है अबव एंड बिलो द प्लेन। इसका जो प्लेन रहता है, जो पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड आपको पता है कैसे ओवरलैपिंग होती है इसके केस में? साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिस वजह से जो इसका क्लाउड रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो अबव और बिलो द प्लेन रहता है, तो ये रिएक्टिव सेंटर बन जाता है, विच इज इजीली अवेलेबल टू अटैकिंग रिएजेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक तो हम बोल सकते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स, तीनों एक ही हैं। क्लोज्ड चेन, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स, ये एक है। ओपन चेन में 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, सैचुरेटेड फॉर एग्जांपल एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड, जैसे एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड और एल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, फिर आती है हमारे क्लोज्ड रिंग में क्लासिफिकेशन। क्लोज्ड में समझिए, एक आई होमोसाइक्लिक और एक है हेटेरोसाइक्लिक। वर्ड ही बता रहा है आपको इसका क्या मतलब है। होमोसाइक्लिक मतलब जो कार्बन की जो रिंग है, जो रिंग बन रही है, जो साइकिल बन रही है, उसमें सिर्फ एक ही एटम है और वो है कार्बन। तो रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम कार्बन, 1 मतलब 1 टाइप ऑफ एटम। हेट्रोसाइकिल में एक ही टाइप की क्या नहीं है, रिंग है, जो
उसमें सारे एटम्स एक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, तो ये एक ही टाइप के एटम्स नहीं है ना, सारे अलग अलग है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल पायरोल यहाँ पे लिखा हुआ है। होमोसाइक्लिक में फिर से दो कैटेगरी आती है, ध्यान से समझिए, एलिसाइक्लिक, मैं इनके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, उसमें आ जाते हैं सैचुरेटेड साइक्लोप्रोपेन। जैसे प्रोपेन की बात हो रही है तो 3 कार्बन की एक चेन, ये हो गया सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन। फिर अनसैचुरेटेड में दो तरह के आ जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे साइक्लोप्रोपीन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। एरोमेटिक में दो कैटेगरी है, बेंजेनोइड्स जो बेंजीन जैसे दिखेंगे, जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, और नॉन बेंजेनोइड जो बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं होंगे, जिनमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे ट्रोपोन हो गया। जैसे क्या हो गया, ट्रोपोन। मैं सभी के स्ट्रक्चर शो करूंगा वन बाय वन। आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको एक ओवरव्यू समझ में आया होगा। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन या एलिफेटिक जिनको आप बोलते हैं। ये ओपन चेन रहेंगे, एग्जांपल इथेन और आइसोब्यूटेन। आइसो किसको बोलते हैं, जब एक कार्बन और उस पर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम आइसो बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और उस पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 ठीक है, और इस पे लगा दो CH और ये हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम, कितने कार्बन हो गए टोटल, यहाँ पे 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोल देंगे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन हो गए तो आइसो ब्यूटेन। फिर आ जाता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक उसमें पहली कैटेगरी थी और हेटेरो दूसरी थी। होमो में आप देखेंगे एलिसाइक्लिक था और एरोमेटिक था। एलिसाइक्लिक आप देख सकते हैं, ये एक एलिसाइक्लिक था और मैंने दूसरा कौन सा दिखाया था आपको, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा आपका कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्सेन। ये फिर अनसैचुरेटेड टाइप का हो गया, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो थे, ये पहले दो सैचुरेटेड हो गए, सिंगल बॉन्ड है, और ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सभी को पता है अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हो गया साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स 1 इन भी आप इसे बोल सकते हो। कोई भी डाउट आता है इमीडिएटली यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स थे। एरोमेटिक में बेंजीनोइड थे और नॉन बेंजीनोइड थे। बेंजीनोइड आप सभी जानते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन हो गया एरोमेटिक है। एरोमेटिक के रूल आप सभी को पता है, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और हकल रूल फॉलो होना चाहिए। तो इन सभी में हकल रूल फॉलो हो रहा है। हकल रूल फॉलो होने का मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर हकल नंबर होना चाहिए। हकल नंबर मतलब n की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। 0 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 4 4 का एडिशन करते जाइए, 2 6 10 14 एंड सो ऑन। तो ये हक्कल नंबर्स हैं। यहाँ पर कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हक्कल नंबर फॉलो हो रहा है। एनिलीन ये भी बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीनामीन जिसे हम बोल देते हैं। नेफ्थलीन ये भी बेंजीन का डेरिवेटिव है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आ जाते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं है बट एरोमेटिक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रोपोन का। कितने मेंबर के रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर के रिंग है, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पर, और इस कार्बन पर जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो ट्रोपोन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये होमोसाइक्लिक वाले हो गए। अब हेट्रोसाइक्लिक देखो, होमोसाइक्लिक क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है पूरे रिंग में। इस रिंग में देखो कार्बन कार्बन, इस इन दोनों रिंग्स में देखो कार्बन कार्बन ओनली, इस रिंग में देखो कार्बन कार्बन। तो होमोसाइक्लिक का मतलब है, होमो का मतलब घर जैसा, मतलब एक ही एटम, और वो कौन है यहाँ पर, कार्बन। हेट्रोसाइक्लिक देखो, ये मैंने फ्यूरान आपको बताया, ये थायोफीन हो गया, पायरोल मैंने बताया था, ये पिरिडीन हो गया, बेस की तरह यूज करते हैं पिरिडीन, ठीक है। इसके बेस पर ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। देखो कैसे काउंटिंग करनी है, मैं एक का एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। मान लीजिए ये ले लिया थायोफीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। आपको पहले
क्या पुट करने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन्स लगाने हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हम बताते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्मूला। तो ये कौन सा है, बॉन्ड लाइन टाइप का है। तो हमें क्या करना है, पहले जहां कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन जो भी ये कॉर्नर्स वाले होते हैं कार्बन है, ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बना रखे, तो एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन, 3 है, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 है, एक हाइड्रोजन, और सल्फर पे कुछ नहीं है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। और ये सल्फर वाला कार्बन के साथ सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, फिर ये पाई आ गया और ये पाई आ गया। इस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे। अब आता है फंक्शनल ग्रुप, जो डिसाइड करता है एक्चुअली में केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी स्ट्रक्चर की। केमिकल प्रॉपर्टीज को मेनली यही डिसाइड करता है, समझिए ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। हो सकता है Cl हो और हो सकता है CH हो सकता है COOH हो। ग्रुप ऑफ एटम और एटम कुछ भी हो सकता है, जॉइंड टू द कार्बन चेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी वजह से प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और जो यहाँ पर आर ग्रुप जुड़ा होता है, मान लीजिए RCOOH, तो ये आर ग्रुप मेनली डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है एटसेट्रा। एक आती है होमोलोगस सीरीज, इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज, फंक्शनल ग्रुप भी और होमोलोगस सीरीज भी। होमोलोगस अपने जैसा, कह रही है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम होना चाहिए। मान लीजिए पहला एग्जांपल ले लिया मैंने मिथेन, दूसरा एग्जांपल क्या होगा CH3 इथेन, तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा CH3 प्रोपेन, चौथा एग्जांपल क्या हो जाएगा CH3 ब्यूटेन। तो ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स ए होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर ऑफ दिस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। ये जो सभी हैं ये नहीं हम क्या बोलेंगे, होमोलोग्स बोलेंगे। अब समझिए ये मिथेन है, ये इथेन है। इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कैसे होमोलोगस को पहचानना है। दो के बीच में क्या होना चाहिए, दो के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए या फिर 14 एटॉमिक मास का आप बोल सकते हैं। तो CH4 का फॉर्मूला CH4 हो गया और CH3 का फॉर्मूला C2H6 हो गया। इन दो के बीच में कितना डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। इसका मतलब ये दोनों होमोलोग्स हैं। बट अगर कोई आपसे कहे ये फर्स्ट वाला मिथेन और ये थर्ड वाला क्या होमोलोग्स है, नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 यूनिट का नहीं है, तो ये होमोलोग्स नहीं होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए कि देखो ये सारे एल्केन हैं, उसी तरीके से आप इन पे OH लगा सकते हो, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है। द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उन्हें एक ही जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय ए CH2 यूनिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नीट 2022, 21, 17 और 13 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से, IUPAC से। कहाँ से क्वेश्चन, IUPAC से। इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर में मोस्टली आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। AIPMT 2012 में आप क्वेश्चन देख सकते हो। एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगाएगी, एक सिस्टमेटिक मेथड लगाया गया ऑफ नेमिंग हैज बीन डेवलप्ड एंड उसको कहा गया IUPAC नेम। क्या है वो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये सिस्टम बनाया है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं IUPAC सिस्टम के लिए। कई बार क्वेश्चन कॉमन नेम से पूछ ले जाता है, तो जिसका भी आप IUPAC लिख रहे हैं उसका कॉमन नेम भी आपको पता रहना चाहिए अगर उसका कॉमन नेम अवेलेबल है तो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला रूल तो यही है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल विद ऑल द फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं उसके अंदर। ब्रांच्ड कार्बन मस्ट हैव लोएस्ट नंबर, असाइन लोएस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन फंसती है जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि नंबरिंग किस तरफ से करें, तो वहां पर अल्फाबेटिकल रूल भी लगाना होता है। आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स। आइडेंटिकल, अगर 2 मिथाइल आ रहे हैं तो डाई मिथाइल, 3 आ रहे हैं तो ट्राई मिथाइल, 4 आ गए तो टेट्रा मिथाइल। अगर साइड चेन इज ऑन द सेम कार्बन एटम देन नेम्ड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लीजिए मैंने ये कुछ बनाया और इस पर क्लोरीन लगा दिया और इधर ब्रोमीन लगा दिया, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूँ लेफ्ट टू राइट, समझिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, या फिर मैं करता हूँ अब
ब्लू वाली नंबरिंग 1 2 3 4। तो कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी आपको पता है? जो लोकेंट्स की पोजीशन है, लोकेंट्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो इस पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, क्लोरो है एक ब्रोमो है, उनकी जो पोजीशनिंग है वो सेम है। इसका मतलब आपको क्या करना है? नंबरिंग वो चूज करनी है, नंबरिंग वो वाली चूज करनी है जहां पर अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो 1 ब्रोमो, तो ये वाली करेक्ट होगी और ये वाली पर्पल वाली रॉन्ग होगी। नेक्स्ट आ जाता है, अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो पॉसिबल होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप की भी अपनी प्रायोरिटी होती है, तो उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जैसे एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाती है, ये पूरी सीरीज होती है, वो आपको लर्न रखनी है। एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाती है किससे? कीटोन से। और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटाइज ग्रुप होते हैं हमेशा। तो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट मस्ट हैव पॉसिबल लोएस्ट नंबर बेस्ड ऑन ऑर्डर। एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें एक क्लोरो ग्रुप है, एक ब्रोमो है, एक OH है, और एक ये दिखाया गया है, ये क्या है? फोर्थ पे ये आपको दिख रहा है CH3 है, ठीक है, ये मिथाइल प्रेजेंट है। क्लोरो C से आता है, मिथाइल M से आता है, ब्रोमो B से आता है, और ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG। इसका सफिक्स यूज करेंगे ओल, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो मैंने नाम क्या बताया आपको? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स ना दो तरीके होंगे, प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, पर सफिक्स को थोड़ा ध्यान समझिए, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला हमेशा फंक्शनल ग्रुप दिखाएगा, और प्राइमरी वाला आपको बॉन्डिंग नेचर दिखाएगा। बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। तो प्राइमरी सफिक्स तो फिक्स हो गया, या तो बॉन्डिंग एल्केन होगा, या बॉन्डिंग एल्कीन होगी, या बॉन्डिंग आइन होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? अब क्योंकि मैंने 1 पे ब्रोमो दिया है, आप देखेंगे अगर मैं 6 नंबर से यहां से देता तो 1 और 2, तो लोएस्ट लोकेंट फेल हो रहा था रूल। तो हमें क्या करना है? नंबरिंग वहां से देनी है जहां से पोजीशनिंग लोएस्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा? इजीली दिख रहा है। पहले ब्रोमो आएगा तो 1 ब्रोमो, फिर क्लोरो आएगा तो 5 क्लोरो, देन मिथाइल आएगा तो 4 मिथाइल, 6 कार्बन के चेन तो वर्ड रूट हो गया हेक्स। उसके बाद आपको पता है बॉन्डिंग सारे सिंगल हैं, सिंगल है तो हेक्स एन, और उसके बाद 3 पे ओल है, तो ये ध्यान रखना है 3 पे ओल। अब ये भी ओ और ये भी ओ, तो पहले वाले वोवल को हटा देते हैं, तो हेक्सेन 3 ओल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। एक चीज ध्यान रखनी है, अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगाना है, मतलब हाइफन, और दो नंबर्स के बीच में कॉमा लगाना है, जैसे 1,1 होता है या 3,4 होता है एटसेट्रा, इनके बीच में क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। तो कुछ बेसिक से रूल्स मैंने आपको बताए। उसके अलावा आप देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर कंपाउंड्स हैं तो उनका कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स हैं तो जो हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इज प्लेस्ड एज अ प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हमारे इस तरीके से नंबरिंग करनी कि उनको लोएस्ट नंबर पॉसिबल होना चाहिए, जब भी आप रिंग में नंबरिंग करें डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की, प्रीफिक्स यूज किया जाता है ऑर्थो। कब यूज किया जाएगा ऑर्थो वो समझिए। मान लीजिए बेंजीन रिंग, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, इसके साइड में जस्ट 1 2 पोजीशन पर ग्रुप आ गया तो इनको हम ऑर्थो बोलेंगे। उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल ओ। मेटा अगर यही ग्रुप आ जाता है, कोई ग्रुप आ जाता है G*13 पर, और पैरा अगर G डबल हैश आ जाता है आपका 4th पोजीशन पर, तो पैरा 1 4 के लिए, ऑर्थो 1 2 के लिए, और मेटा के लिए 1 3। ध्यान रखना, अगर रिंग सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको वहां पर कोई ऑर्थो, कोई पैरा, कोई मेटा यूज नहीं करना है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में DPP और PYQs को अटेम्प्ट करने के लिए जिस तरह की मैं आपको लेके गया था साइट से और उस पेज तक, आपको वहां पर कैसे पहुंचना है आप वहां पर पहुंच जाइए, क्योंकि थोड़ी देर में हम थ्योरी सेशन को कंप्लीट करके अटेम्प्ट करेंगे अपने DPP और PYQs। तो ये रहा आपका 1 2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, 1 3 वाली को मेटा और 1 4 वाली को पैरा।
इन केस ऑफ ट्राई या फिर हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स अगर आते हैं तो कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स टेकन एज द बेस कंपाउंड. नंबर 1, position is assigned to the substituent of the base compound and lowest locant rule is followed by other substituents. ध्यान रखना. और बेंजीन रिंग अगर खुद सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रही है तो उसे हम फिनाइल वर्ड बोलेंगे. ध्यान रखना, बेंजीन C6H5 को क्या बोलते हैं हम? फिनाइल. फिनॉल नहीं, फिनॉल और फिनाइल दोनों अलग अलग वर्ड हैं. जब भी ये किसी चेन से अटैच्ड रहती है, या लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज अटैच्ड टू एन एल्केन विद ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो हम इसको किसका नाम देंगे? फिनाइल रिंग का. नेक्स्ट आ जाता है आइसोमरिज्म. यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है. आइसोमर्स लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ते हैं, बट यहां पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे. आइसोमर्स क्या है? फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स possessing द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसे हम कह देते हैं आइसोमरिज्म. इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स. क्या कहते हैं? आइसोमर्स. ये एक टेबुलर फॉर्म आप देख सकते हैं. आइसोमरिज्म दो तरह की होगी. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. स्टीरियो आइसोमरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स. तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. स्ट्रक्चरल में हम कुछ टाइप पढ़ेंगे, जैसे चेन आइसोमरिज्म. चेन आइसोमरिज्म कैसे बोलेंगे? कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आप देख सकते हैं डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स. जो चेन है वो डिफरेंट होनी चाहिए. आप देखेंगे C5H12 के अगर आप आइसोमर देखें तो पहला आइसोमर आपका CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन की एक लीनियर चेन जिसको आप बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन. क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन. फिर आप इसको ब्रांचिंग स्टार्ट कर दीजिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है बट पेरेंट चेन 4 कार्बन की रह गई और एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसको आप बोल देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन. क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन. या फिर इसका एक और नाम बताया था मैंने, एक कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप हो टर्मिनल पर तो उसे हम आइसो वर्ड यूज करते हैं, और टोटल कार्बन 5, आइसोपेंटेन. फिर आ जाता है ये आपका, इसको क्या बोलेंगे हम? अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3. आप ध्यान से समझिए. 2,2 डाई कॉमा, इसके बाद नंबर के बाद क्या लगाना है? हमेशा अल्फाबेट को आने से पहले हाइफन. तो 2,2 डाई मिथाइल. कितने कार्बन की चेन है पेरेंट? 3 कार्बन की. तो वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप. सफिक्स क्या लगाएंगे? एन. तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन. आप समझिए ध्यान से. इसका कॉमन नेम क्या होगा? याद रखना है, नियोपेंटेन. क्या बोलेंगे इसे? नियोपेंटेन. नियोपेंटेन. नेक्स्ट आ जाता है आपका पोजीशन आइसोमरिज्म. वर्ड खुद बता रहा है पोजीशन से लेके आइसोमरिज्म होगी. मतलब 2 और मोर कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. हो सकता है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, या जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए. उसे हम कह देते हैं, हो सकता है वो फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट एटम हो. जैसे C3H6 हो, पहला इसका है CH3 CH2 CH2OH, 1 पर OH है और दूसरे में 2 पर OH है. तो पहला प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनोल है और दूसरा प्रोपेन 2 ओल है. तो फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन डिफर कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म. नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. फंक्शनल ग्रुप खुद ही बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप डिफर करना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, जैसे CH3COCH3, ये हमारा क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप. इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट कीटोन. इसका नाम है, बताइए क्या कॉमन नेम? एसीटोन. या फिर इसको प्रोप प्लस एन प्लस ओन प्रोपेनोन. और इसी को हम एल्डिहाइड बना सकते हैं. इस फिनोमिना को हम टोटोमरिज्म भी बोलते हैं. वो टोटोमरिज्म में अलग से भी डिस्कस करूंगा, ठीक है. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है? ऊपर कीटोन फंक्शनल ग्रुप. दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, साहिल आप रेज हैंड कर रहे हैं, जो भी आपको डाउट है ना आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए. उसका क्या बेनिफिट रहेगा? सेशन स्मूथली रन करता रहेगा और मैं आपका डाउट ना क्लैरिफाई कर दूंगा. तो आप चैट बॉक्स में अपना डाउट पुट कर दीजिए. ये हमारा एल्डिहाइड है. ओके एवरीवन.
नीचे वाला एल्डिहाइड और ऊपर वाला क्या है, कीटोन। फिर आ जाता है मेटामर्स। मेटामर्स ध्यान समझना, मेटामर्स को अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये उनमें अराइज होता है जिनमें 2 कार्बन की चेन होती है फंक्शनल ग्रुप के अराइज, जैसे ईथर, जैसे कीटोन, जैसे थायोईथर, इस तरह से। क्लियर। फॉर एग्जांपल C4H10O, तो एक तो हो गया CH3O C3H7। ओपन करके दिखा देता हूं, CH3O CH2 CH2 CH3, क्या नाम हो गया इसका, ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। M के बाद P आता है तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। वैसे इनका आईपिक नेम एल्कोक्सी एल्केन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया। दूसरा क्या है आप देखिए ध्यान से, CH3 CH2 C2H5 हो गया, O देन CH2 CH3, ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया, या ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट द यहाँ पर जो कार्बन चेन है R और यहाँ पर जो कार्बन चेन है R डैश, तो यहाँ फर्स्ट वाले केस में R और R डैश डिफरेंट है और सेकंड वाले केस में R और R डैश सेम है। बट ये देख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, जो अल्काइल चेन प्रेजेंट है ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप उससे। तो नीचे वाले का नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल किसके अंदर है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल क्वेश्चन आया है यहाँ से। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल किसके अंदर आते हैं, स्टीरियो के अंदर। तो स्टीरियो के अंदर कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब है सिस और ट्रांस। यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, सिस ट्रांस, द आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए, जैसे 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। अब आप देखेंगे 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 2 ब्यूटीन हो गया। 1 पे फिनाइल लगा दीजिए, पीएच लगा देते हैं, फिनाइल के लिए पीएच या फिर C6H5 भी मिल सकता है। यहाँ H3 होगा, इस कार्बन पे एक H होगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, इस पर भी एक H होगा, यहाँ CH2 होगा। ठीक है, तो 1 फिनाइल, ये क्या हो गया 2 ब्यूटीन, यही होगा। अब आप C डबल बॉन्ड C को ओपन कर लीजिए, ये C डबल बॉन्ड C। इस वाले कार्बन पर देखिए एक तरफ H एक तरफ CH3। इस वाले कार्बन पर देखिए 2 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, 2 इधर बन रहे हैं। तो इस वाले कार्बन पर देखिए एक तरफ H और एक तरफ CH2PH, यही तो होगा। अब देखिए अगर H H सेम साइड है तो इसको बोल देंगे हम सिस। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, H नीचे और CH2PH ऊपर, देखो अब ये नहीं कहेंगे आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। इस वाले केस को क्या कहेंगे, ट्रांस। ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो गया, TRANS, ट्रांस। ट्रांस, सिस मतलब सेम और ट्रांस मतलब डिफर, ऐसे समझेंगे। सिस मतलब सेम, सेम साइड तो सिस, और डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड या डायगोनल पे प्रेजेंट है तो उसको हम कह देते हैं ट्रांस। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ में आ गया होगा। और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, C डबल बॉन्ड C के अगर एक तरफ H और एक तरफ CH3 लगा दिया और दूसरी तरफ H और यहाँ पर CH3 लगा दिया तो ये सिस हो गया। बट अगर इसका ट्रांस ड्रॉ करना है तो इधर H रखिए मान लीजिए, अब रोटेट करना है। रोटेट मतलब रोटेशन तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल होती है, यहाँ पर अरेंजमेंट डिफर हो जाएगी, CH3 ऊपर और ये नीचे। तो ये देखो, ये वो देख लीजिए या फिर ये चेक कर लीजिए, ये ट्रांस हो गई, क्या हो गई, ये नीचे वाली ट्रांस। क्लियर। उसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए, उसे हम कह देते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल आप लैक्टिक एसिड ले सकते हैं। लैक्टिक एसिड आप सभी को पता रहना चाहिए क्या होता है, कार्बन, उसके ऊपर COOH, इधर हमारा लगा दिया OH, इधर हमारे लगा दिया H और नीचे लगा दिया CH3। ये हो गया डी लैक्टिक एसिड, OH राइट साइड में। बट वहीं पर अगर इसका अपोजिट बनाऊं तो वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया एल लैक्टिक एसिड। तो ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं ना, सिर्फ इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं, OH और H की पोजीशन क्या है, डिफर कर रही है। तो विच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, उन्हें हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है। और जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, इनेंशियोमर्स की जो
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो मोस्टली सेम रहती हैं, बट डायस्टीरियोमर्स को डिफर या मैं कहूँ सेपरेट करना ईजी है क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती हैं बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, जबकि इनेंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। एक सीक्वेंस चलती है जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, तो सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो भी काइनेटिक्स है उसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इस कंबाइन इन चीजों को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से डिपिक्ट की जाती है। एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल रहेगा जिसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे, उस पर एक रिएजेंट अटैक होने के लिए आएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट से मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, इस तरह की कोई रिएक्शन चलती है। फिजन, फिजन दो तरीके का होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, एक हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक के केस में बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि जो शेयर्ड पेयर रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के वो एक ही एटम पर चले जाएंगे। सो वन एटम एक्वायर्स पॉजिटिव और दूसरा कैसा एक्वायर कर लेगा? नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो गए Br की तरफ, तो कार्बन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एक तरीके से, तो पॉजिटिव आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन, और Br पर नेगेटिव आ गया तो ये बन गया अनायन ब्रोमाइड आयन। अगर होमोलिटिक क्लीवेज होती तो क्या होगा? देखो 2024 और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, एल्काइल ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से उसे स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, वो मैं समझाऊंगा इंडक्टिव कौन सा इफेक्ट होता है और रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो सारी चीजें देख लेंगे एक बार, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, सबसे कम स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटाइन, उससे ज्यादा इथाइल, उससे ज्यादा आप देख सकते हैं 2 कार्बन चेन आ गई, और उससे ज्यादा 3 कार्बन चेन। यहाँ पे 3 कार्बन चेन इसको स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर 2 स्टेबलाइज कर रही हैं, यहाँ पर 1 कर रही है और यहाँ पर कोई नहीं कर रहा। स्टेबलाइज कैसे करती है? इंडक्टिव इफेक्ट से। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैन आल्सो गिव ए स्पीसीज इन विच कार्बन गेट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं Z अगर मैं कहूं और Z कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे, तो CH3 नेगेटिव भी पॉसिबल है जिसको हम कहेंगे कार्बो अनायन प्लस Z पॉजिटिव। होमोलिटिक क्लीवेज होगी, अगर होमोलिटिक क्लीवेज है तो क्या होगा? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कुछ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक एटम की तरफ और दूसरा दूसरे एटम की तरफ, फिश हुक एरो से इसे दिखा सकते हैं या इसे वन साइडेड एरो भी आप कह सकते हैं। इस क्लीवेज से क्या बनता है? रेडिकल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज एटम्स ऑफ ग्रुप जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, जिन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो जो फ्री रेडिकल रहते हैं वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। जैसे R और X में देखें तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन गया X की तरफ, X रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन गया R की तरफ, एल्काइल फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। यहाँ की अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें तो वो क्या होगी? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी आप देखेंगे CH3 होल थ्राइस C रेडिकल, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर 3 मिथाइल ग्रुप है, फिर 2 मिथाइल ग्रुप, फिर 1 और फिर 1 भी नहीं। सेम आप पॉजिटिव वाला ऑर्डर याद रख सकते हैं। ये ऑर्डर याद रखने। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट की अगर बात करूं, जो मॉलिक्यूल हुज कार्बन इज इन्वॉल्व इन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, जो अटैकिंग रिएजेंट है और जो सबस्ट्रेट है, उनके बीच में आपस में रिएक्शन होती है और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट उसे हम रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट क्या करता है? एक न्यूक्लियस है विच इज अ न्यूक्लियस सीकिंग और न्यूक्लियस लविंग, हो सकता है न्यूक्लियस सीकिंग हो और न्यूक्लियस लविंग हो, आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शंस आर टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियस चाहिए उसे, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल को कैसे याद रखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, और इस स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। भाई जिसको पॉजिटिव चाहिए, मतलब खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है, खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो कैसे शो करेंगे उसे? Nu नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन रिच है जैसे Cn नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच है जैसे CH3 नेगेटिव, मान लीजिए आ जाता है जैसे X नेगेटिव, जैसे OR नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक करना चाहते हैं, इन्हें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। फाइल मतलब लव, लव न्यूक्लियोफाइल, यहां से देख लेते हैं, फाइल मतलब लव,
और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसको पॉजिटिव से लव है। रिएजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन लव हो या इलेक्ट्रॉन सीकिंग हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, वही इलेक्ट्रॉन लविंग। और इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है इन्हीं सिंपल सिंपल चीजों से, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल के मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग के, डेफिनेटली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आप देखेंगे OH नेगेटिव हो गया, HS नेगेटिव हो गया, C2H5O नेगेटिव हो गया, या NH2 नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर OR नेगेटिव हो गया जो मैंने आपको बताया था। ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव लविंग नहीं, इलेक्ट्रॉन लविंग जो होंगे मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो कार्बोकाटाइंस हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कैसा भी हो, जो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे चाहे वो एसिड क्लोराइड हो या एसिड मैं कहूँ हलाइड हो या फिर एसिड एनहाइड्राइड हो, या फिर वो कोई और फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चाहे वो एस्टर है, तो ये जो कार्बन सेंटर है यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है और ये कार्बन सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जब होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो कितने इफेक्ट काम करते हैं, 4 इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम 4 इफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बिलो, कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग दिखाएंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत स्टूडेंट्स को हमें यही नहीं पता रहता कि किस तरीके से हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करेंगे। जैसे वाई, आप यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड है, ये इधर चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, इस तरीके से शिफ्टिंग करनी होती है। अगर ये डबल बॉन्ड से हमने सीधा वाई सेंटर के ऊपर दिखाया, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो वाई के ऊपर जाएंगे, और डबल हेडेड एरो का मतलब है एक दूसरे में ट्रांजिशन पॉसिबल है। फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम्स, वो था एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पर, ये है एडजेसेंट एटम पर। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम वापस बॉन्ड पे लाएं तो कुछ इस तरीके से सेंटर में दिखाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट पाई बॉन्ड पोजीशन। क्लियर, ये रिप्रेजेंटेशन सभी को आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, 2018 में आया हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म से आप समझ सकते हैं। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये 2 तरह का होगा, प्लस आई और माइनस आई। ये परमानेंट है, ध्यान रखना, परमानेंट है, या तो उसमें प्लस आई वाला इफेक्ट जुड़ा रहेगा या उसमें माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट, अगर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे NH2 हो गया, OR हो गया, F हो गया, NO2 हो गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो इफेक्टिव रहता है वो 3 कार्बन तक रहता है, 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट डाउन हो जाता है। 3 कार्बन के बाद क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट डाउन हो जाता है। जैसे CH3, CH2, CH2, NO2। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो इस पे चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव, फिर इस पे और कम, फिर इस पे और कम, और इसके बाद अगर कोई कार्बन आएगा तो उस पे और भी कम आएगा। फिर आता है रेजोनेंस इफेक्ट। पोलरिटी, यहाँ पर पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड की हो रही थी, किस वजह से, बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इंडक्टिव में। रेजोनेंस में क्या है, पोलरिटी इन मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स और बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 होंगे, प्लस आर वही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम ग्रुप और एटम और टुवार्ड कार्बन चेन। अगर ग्रुप से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पे NH2, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं टुवार्ड्स कार्बन चेन की तरफ आ रहे हैं, और या फिर ग्रुप से दूर जा रहे हैं, या फिर जो एटम है उससे दूर जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में प्लस आर इफेक्ट। वहीं पर अगर यहाँ NO2 जोड़ दूं, विड्रॉइंग जोड़ दूं, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, अपनी तरफ अगर खींचेगा तो वो रिंग पे से इलेक्ट्रॉन कम करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं रिंग से अवे, मतलब अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, या फिर इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स एटम्स और ग्रुप्स अगर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर और माइनस आर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक में 2 तरह के हैं, प्लस ई और माइनस ई, समझिए ध्यान से। प्लस ई, अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे C और C के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है टू दैट एटम जहां पर रिएजेंट अटैच्ड हो, अगर इधर शिफ्ट हुआ और रिएजेंट भी इधर अटैच्ड हो गया, मान लो
इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई, जिधर शिफ्टिंग हुई उधर ही अटैचमेंट हुई, प्लस ई। पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जिधर शिफ्टिंग हुई, मान ली शिफ्टिंग तो इधर हुई बट अटैच, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आएगा इस पर नेगेटिव आएगा, अटैच आके इधर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिधर शिफ्टिंग हुई उससे अब दूसरे वाले कार्बन पर अटैच हुआ है, मतलब वहां पर रिएजेंट अटैच नहीं हुआ, तो माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम व्हेन दे आर कॉन्जुगेटेड। और जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे उतना ज्यादा कार्बोकटाइन एटम स्टेबल रहेगा, और ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल CH3 और CH2 पॉजिटिव, इससे समझ लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, तो ये कार्बन पहले ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ, इसको इसके जो पॉजिटिव चार्ज है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, इसको स्टेबलाइज करेंगे, फिर ये वाले स्टेबलाइज करेंगे और फिर ये वाले स्टेबलाइज करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से आप ये समझेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर किसका डीलोकलाइजेशन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे अटैच्ड टू ए कार्बोकटाइन एटम, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। कुछ टाइप की रिएक्शंस हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और भी जो हमने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़े उनमें, तो उनको क्लासिफाई करते हैं हम कैसे। पहली कैटेगरी है सब्सटीट्यूशन, जहां पर सब्सटीट्यूशन होता है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, सेम यहाँ पर अगर कोई ग्रुप निकल जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एलिमिनेशन, जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। रीअरेंजमेंट, अगर कोई ये रीअरेंजमेंट हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब समझिए टिप्स ट्रिक्स। एक तो टोटोमरिज्म जो मैंने आपको बताया था, कीटो इनोल टोटोमरिज्म जैसे होती है, यहाँ पर 1,3-1,2 माइग्रेशन पॉसिबल होते हैं। कौन से, 1,2-1,3 माइग्रेशन टोटोमरिज्म के केस में। ये कैसी आइसोमरिज्म है, विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन इंट्रामोलिकुलर मैनर, इन एन इंट्रामोलिकुलर मैनर। एग्जाम्पल कीटो इनोल टोटोमरिज्म, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 करते हैं कीटो इनोल टोटोमरिज्म। किसी भी कार्बन को आप यहाँ पर लेंगे तो CH2H को ऐसे दिखा देते हैं, होगा क्या, H के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, H को ऑक्सीजन के लोन पेयर क्रेव कर लेंगे, ठीक है, तो OH हो जाएगा। H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देते हुए और इस तरीके से शिफ्टिंग होगी, तो 1, 2 और 3, 1 से 3 माइग्रेशन हो रहा है, कैसे होगा, CH3C, इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये कीटो फॉर्म थी, और ये कौन सी, इन प्लस ओल, इनॉल फॉर्म हो गई। ये देख सकते हैं CH3COH डबल बॉन्ड CH2 से, भाई हुआ क्या, वही हुआ, यहाँ से ये इधर गया, ये इधर गया, नेगेटिव आएगा वो H को ले लेगा। या फिर आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो H है उसको ऑक्सीजन ने लिया, H ने अपने बॉन्ड यहाँ दिए और ये नेगेटिव ऊपर आ गया, इस तरीके से। मेटामरिज्म जो है वो एक रेयर टाइप की आइसोमरिज्म है, बहुत कम देखने को मिलती है, मॉलिक्यूल्स में लिमिटेड है, हैविंग ए डाइवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन और सल्फर, और एल्काइल ग्रुप्स उसके दोनों तरफ रहने चाहिए। और इसको ये टाइप है पोजिशनल आइसोमरिज्म का ध्यान रखना। एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व, ध्यान देना इस बात पर, इन कंपाउंड्स कंटेनिंग 4 एंड मोर देन 4 कार्बन एटम, मतलब अगर 4 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो हमें ये आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप वैसे तो कर सकते थे अटेम्प्ट, बट अगर ये वाली पॉइंट हमें बताए, ये वाली ट्रिक हमें बताए, तो सीधा देखते हैं आंसर हो जाएगा, ठीक है। DPP और PYQs की लिंक आपको फिर से प्रोवाइड की गई है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार इनको ओपन कर लीजिए, उस पेज तक आ जाइए जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ताकि हम उस DPP और PYQs को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे विद इन 5 मिनट्स। इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, आपको क्या देखो, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे
जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल का रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सिंपल, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था CH3CH2 पॉजिटिव का, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 प्लस 1, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये ट्रिक आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगर रेजोनेंस है तो इफ रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर चारों इफेक्ट एक साथ पूछ आ जाते हैं किसी मॉलिक्यूल में और पूछ ले जाते हैं इन ए सिंगल प्रॉब्लम, तो प्रीडोमिनेशन किस तरीके से हम लेना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद मीजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमेरिक कर लीजिए, इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है एवरीवन, स्टार्ट करेंगे अपनी डीपीपी और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ है। कहां से क्वेश्चन आया है बताइए, क्वेश्चन कहां से आया हुआ है? ऑप्शंस ध्यान से समझिए। प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेज ए कार्बोकेटाइन, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेज ए कार्बोनाइन, प्लस आई ग्रुप डीस्टेबलाइजेज ए कार्बोकेटाइन और प्लस आई ग्रुप डीस्टेबलाइजेज ए फ्री रेडिकल। क्विकली रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए और अटेम्प्ट भी कर लीजिए क्वेश्चन को। सीधा सा क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट से अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से हमें यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो प्लस आई शो करते हैं, वो कार्बोकटाइन को स्टेबल करते हैं, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कार्बोकटाइन को स्टेबल करेंगे बट कार्बोकटाइन को अनस्टेबल करेंगे। कार्बोनाइन क्या होता है, जब सी पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जब सी पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कहेंगे कार्बोकटाइन। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी डीपीपी और पीवाईक्यूज को मेरे साथ अटेम्प्ट करिए। अभी ओपन कर लीजिए इस पेज को जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेज ए कार्बोकटाइन। आप उसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज तो नहीं करेगा कार्बोनाइन को और डीस्टेबलाइज नहीं करेगा कार्बोकटाइन को, क्योंकि स्टेबलाइज कर रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, अपने जो हमारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और टाइम सेव कर लिया। क्योंकि मैंने आपको समझाया है तो लगभग 2 मिनट लग चुके हैं, बट अगर आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है तो सीधा आप क्लिक करिए, नेक्स्ट पर मूव करिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन कलर अटेम्प्ट के लिए आ जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन तो नॉट अटेम्प्ट इन रेड कलर। अगर आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया तो वो पर्पल कलर में शो होगा। बट अगर आपने उसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है, जो इवैल्यूएशन में कंसीडर होगा, ध्यान रखना उसको कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के टाइम पे, तो पर्पल विल ग्रीन आ जाएगा। मतलब आपने आंसर भी किया है और आपने एक बार उसे देखने के लिए रिव्यू कर दिया, तो इट विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे कि देख सकते हैं 9 क्वेश्चंस पर ग्रे मार्क है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो क्योंकि मैं कह रहा हूं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बताइए, आपको एक चैट बॉक्स में एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, यू कैन कॉन्टैक्ट, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईपीएस नेम पूछा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, पेरेंट चेन भी हमें आराम से विजिबल हो रही है और सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहे हैं। तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करिए। 5 मिथाइल सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, 5 मिथाइल, हेग्स और 1 पर आइन है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको बताना है कौन सा मैच जो यहाँ पर है, 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी है, 3 के साथ सी है और 4 के साथ डी है, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है।
आई होप आप सभी मेरे साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए। बट ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें कम टाइम लगेगा। ओके, क्वेश्चन में बोला गया चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। 2 ऑक्टेनोन CH3 CH2 होल 5 COCH3। आप सभी देख सकते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है। काउंट करिए कार्बन कितने, 1 और 5 6 और 1 7 और 1 8, मतलब 8 तो हैं। CO है, ओन भी है, मतलब समझिए कीटोन भी है। क्या 2 पे है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहां से आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आपका कहां से आ रहा है, क्विकली बताइए। फंक्शनल ग्रुप राइट टू लेफ्ट क्लोज आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका लास्ट जो लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में जो मिथाइल लिखा हुआ CH3 वहां तक आएगा और आपका क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम 2 ऑक्टेनॉन। मतलब 1 तो करेक्ट है। अब अगर हमें जैसे ही पता लगता है 1 करेक्ट है तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या अब हमें प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं, हम टाइम सेविंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्विकली अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। ओके एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला सेशन अटेंड कर चुके हो आप, आपको पता है बेसिक आइपिक नोमेनक्लेचर है ये। ट्राई मिथाइल अमाइन अगर हम बोलेंगे तो N पर 3 मिथाइल होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ट्राई मिथाइल अमाइन का मतलब तो टर्शरी हो गया, जबकि टर्शरी भी नहीं है तो प्राइमरी टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये ट्राई मिथाइल अमाइन नहीं है, तो 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, 2 को चेक ही क्यों करना? पहली बात, अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं तो अभी समझा रहा हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, बट अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता ना तो मैं क्या करता, मुझे पता है ऑप्शन ए या डी में से कुछ होगा, तो 1 and 4 या 1 and 3, तो 2 तो चेक ही नहीं करना, 4 और 3 को चेक कर लो। एक्रोलिन नहीं, एक्रोलिन ये नहीं होता। CH2 डबल बॉन्ड CH पर CN एक्रोलिन नहीं होता, एक्रोलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH पर CHO, वो एक्रोलिन होता है। तो 3 भी खत्म, बचा 4। अरे क्यों चेक करूं मैं 4 को? आंसर तो आ गया मेरा, ऑप्शन ए। मैं आपको टाइम सेविंग टेक्निक बताना चाह रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट भी समझिए। विनाइल एसिटिलीन, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है? एसिटिलीन, तो इसको हम बोल देते हैं विनाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन समझते हो, जो ये पीछे लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हटा दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH को Cl लगा दीजिए, तो क्या बोल देंगे? विनाइल क्लोराइड। OH लगा दीजिए, क्या बोल देंगे? विनाइल एल्कोहल। तो विनाइल पहचानना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? एसिटिलीन, तो इसको हम बोल देंगे विनाइल एसिटिलीन। तो क्या आंसर होना चाहिए एवरीवन? एवरीवन अटेम्प्ट दीज DPP एंड PYQs, मेरे साथ अटेम्प्ट करिए। क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं हम साथ साथ? ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस में अप्रोच किस तरीके से लगानी है। ठीक है, अभी टाइम देखिए, टाइमर जा रहा है जल्दी जल्दी, तो हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 1 करेक्ट है। ठीक है, और डेफिनेटली 1 करेक्ट है, और कौन सा करेक्ट है? 4th जो है पेयर वो करेक्ट है। तो 1 and 4 पे मैच करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है CH3CONH2 एंड HCONH आर कॉल्ड, देखते ही पता लग गया फंक्शनल आइसोमर्स है। ये तो हो गई टाइम सेविंग टेक्निक, क्वेश्चन हमने यूज किया अपना कॉन्सेप्ट, बट फिर भी समझा देता हूं आपको क्या करना है। CH3CONH2 एसिटामाइड है और HCONH3 N मिथाइल फॉर्मामाइड है। जो हमारे अमाइन और सब्सटीट्यूटेड अमाइंस होते हैं, जो हमारे अमाइड और सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका। जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें अमाइन और सब्सटीट्यूटेड अमाइड, इमीन हो जाता है ना, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं वो। उसी तरीके से अमाइड और सब्सटीट्यूटेड अमाइड ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कैसे पता लगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सब काउंट कर सकते हो ना आप। कैसे काउंट कर सकते हो? एक कार्बन, 2 कार्बन है दोनों में, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5। राइट वाले में कितने? N मिथाइल फॉर्मामाइड में भी 3 और 1 4 और 1 5। ऑक्सीजन दोनों में 1 1 है, नाइट्रोजन 1 1 है। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स। पोजीशन है? नहीं। चेन है? नहीं। टोटोमर्स है? नहीं। ऐसे भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए समझ नहीं आ रहा क्या आंसर है, समझ ही नहीं आ रहा, भूल गए कॉन्सेप्ट,
पर हमें पोजिशन आइसोमर्स के बारे में पता है, वो तो पॉसिबल नहीं होगा इसमें। चेन नहीं होगा, टोटोमर्स भी नहीं है, तो फंक्शनल पे लगा देंगे। अरे दोनों तरीके से चलना है ना, ध्यान रखिए। तो हो सकता है आपने उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया होगा, उस लिंक पर ना आपने क्लिक करके सबमिट कर दिया होगा, तो एक बार में ना एक ही यूजर उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर आपको कोई और इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर आपको प्रोवाइड किया ना, कैन यू प्लीज कॉन्टेक्ट सानिया, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मैंने कहा था आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा, और मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको C5H12 वाले आइसोमर बताए थे, और जब आप C6H14 के ड्रॉ करेंगे तो बताइए कितने आइसोमर्स आएंगे। कौन रिप्लाई करेगा, C6H14 के कितने आइसोमर्स आ जाते हैं, C6H14 के कितने आइसोमर्स आ सकते हैं, कौन रिप्लाई करेगा। 3 और 4 तो नहीं होंगे, 5 या 6 में से क्या आंसर आएगा, C6H14। आप क्या करेंगे, पहले एक लीनियर कार्बन की 6 कार्बन की चेन बना लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड पे मिथाइल लगा देंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड पे मिथाइल लगा देंगे, ठीक है, 5 कार्बन की चेन में। जब आपने ऐसा किया तो 3 आइसोमर आ चुके हैं, अब कार्बन चेन को 4 की कर दीजिए, ठीक है, 2 3 पे मिथाइल लगा लीजिए, और एक और सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, तो कितने, 5 आपको मिल रहे हैं। अगर कार्बन चेन को आप 3 की करते हो, मान लो कार्बन चेन को 3 की करते हो फिर सब्सटीट्यूशन करते हो, तो वो सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और आपके कितने आइसोमर आएंगे, 5 आएंगे। वेरी गुड। कितने आइसोमर आ जाएंगे C6H14 के, 5 आइसोमर्स। एक लीनियर वाला 6 कार्बन की चेन एन हेक्सेन बोल देंगे, फिर आप 5 कार्बन की चेन करिए, सेकंड पर मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, फिर 5 कार्बन की चेन में थर्ड पे मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब अगर आप कहीं से भी कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो सेम ही दिखेगी आपको। फिर कार्बन चेन को 4 की कर दीजिए, और अब आप 2 और 3 पे डाई सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सिर्फ ये एक आइसोमर और पॉसिबल है, 3 कार्बन की चेन करने पर आप अगर वहां पर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली आएगा C6H14 का 5। जैसे C5H12 का हमने देखा एक नॉर्मल पेंटेन, फिर हमारा आया कौन सा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और फिर आया नियोपेंटेन, राइट, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, बताइए प्रोपेन C5H12 के केस में। अगर वही केस आप इसमें भी बनाना चाहते हो, CH3 देन कार्बन, उस पर 2 CH3, देन कितने कार्बन कवर हो चुके हैं, 4, और फिर CH2 CH3, फिर क्या आ जाएगा, CH2 CH3। तो क्या पॉसिबिलिटी आ गई, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो 6 बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए आपके, 6, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये एक बार हम ड्रॉ करके ही देख सकते हैं 6 बनेंगे या 5। अभी हम 6 पे मार्क करके आगे चलते हैं, ओके। इधर 6 और 5 दो में से एक करेक्ट होगा, वो आप ड्रॉ करके इजीली समझ सकते हो। एक मैंने नॉर्मल चेन का बता दिया, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा बताया 3 मिथाइल पेंटेन, एक बताया मैंने आपको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और एक बन जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, बताइए क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है, मतलब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट एक पर ही। तो 5 सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ये हाइड्रोकार्बन में हम कवर कर चुके हैं कि जो हमारी स्क्यू और नन ऑफ द अबव, ये तो हट जाएगा, बचा स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को छुपा लिया पीछे वाले को, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल 0 है, तो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है। और स्टैगर्ड में वो जितने दूर हो सकते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप, वो सबसे पहले, तो स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितने दूर वो पॉसिबल हो सकते हैं, जितना डाइहेड्रल एंगल वहां पे मैक्सिमम हो सकता है, वो स्टैगर्ड फॉर्म है। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेरिक हिंड्रेंस 0 है, 0 ना कह के मैं कहूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर कैसी है, मिनिमम है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम है। ओके तानिया, नो प्रॉब्लम। स्टैगर्ड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, वो होगी स्टैगर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आर पावर, प्लस आर रेजोनेंस अभी बताया था, इन द गिवन ग्रुप्स NH2 O नेगेटिव OH और NHCO CH3। देखो NH2 के केस में नाइट्रोजन के लॉन पेयर अवेलेबल है, बट ऑक्सीजन के केस में लॉन पेयर के साथ ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा जल्दी अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स।
फिर OH आप देखेंगे जो लोन पेयर है। तो जब चार्ज होता है ना, ध्यान से समझिए, जो चार्ज होता है ना वो ज्यादा जल्दी अवेलेबल होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर्स। तो चार्ज वाले को ज्यादा अच्छे से हम कंसिडर करेंगे। तो प्लस R की बात हो रही है, मतलब डोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर देखा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर सेकंड वाले का सबसे ज्यादा, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद होना चाहिए आपका कौन सा 1, और सबसे नीचे होना चाहिए 4। तो सेकंड 1 3 4 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड, फिर 1, फिर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका डोनेटिंग इफेक्ट थोड़ा कम होगा नाइट्रोजन से। क्लियर। और NHCOCH3 के केस में जो हम प्रोटेक्शन करते हैं एसिटानालाइड वाला केस, समझ रहे हो आप, इसके केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर इस C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुकेशन में। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्विकली बताइए। इसमें ना कोई टेक्निक हमें यूज नहीं करनी है, आइसोमर्स के लिए तो हमें ड्रॉ ही करना होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कार्बन, देखो अगर कायरल कार्बन है या कुछ और है तो उसके केस में हम टेक्निक लगाते हैं, बट नॉर्मल आइसोमर्स में हम टेक्निक नहीं लगा सकते, इसलिए उस केस में आपको क्या करना होता है, सिंपल ड्रॉ करके देखने होते हैं। ओके, तो इसलिए वो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के लिए नहीं पूछेगा, लास्ट C6 पूछ लेगा, C7 पूछते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, तो वो आपको याद रखना है। नहीं, ब्यूटेन तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, और ना ब्यूटेन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, देखो 1,1 डाइफिनाइल हो गया, इसका मतलब ये हुआ, ये 1,1 डाइफिनाइल लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1,1 पर दोनों पर पीएच है, तो ये तो कभी शो ही नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, इसका मतलब ये हुआ 2 पर ब्यूटीन है, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है, ये भी श्योर। जब आप इन्हें ड्रॉ करेंगे तो एक आएगा 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन, समझिए ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन्स, और उन पर क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो जो सेकंड वाला कार्बन है 2 ब्यूटीन है ना, तो 2 डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो 2 और 3 वाला हो गया। अब आप देखेंगे जो 3 है उस पे एक H और एक CH3 है, और जो 2 वाला है उस पे CH3 और PH फिनाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शो कर देगा 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन वाला नहीं करेगा, 2 हाइड्रोजन एक साथ होंगे, 1 ब्यूटीन वाला नहीं करेगा, 2 हाइड्रोजन एक साथ होंगे। अभी 2-3 मिनट बाकी है, नो प्रॉब्लम, जिसका टाइम अप हो गया नो प्रॉब्लम, आप ऑटो सबमिट हो गया होगा वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको पता है, सिस के केस में सेम सेम और ट्रांस के केस में अपोजिट साइड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इसमें काउंट करने हैं, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इजीली आप काउंट कर सकते हैं। पाई देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 ऑप्शन आ गए, 5 19 या 5 20। अब सिग्मा देख लीजिए, कहीं से भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो कितने आए, 19 सिग्मा, 20 नहीं आएंगे, ध्यान रखना। 1 2 3, कितने सिग्मा आए इसमें, 19 सिग्मा, एक सेंटर में भी देख सकते हैं ना, तो 19 सिग्मा आए हैं, तो 5 19 इसका आंसर हो जाएगा। इजीली सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। जिनका अटेम्प्ट हो गया है आप रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स में, जो भी आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है, न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करना है तो खुद को इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा। खुद को इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए उस रिंग पर, देखो सभी बेंजीन के डेरिवेटिव है, उस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। और उस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा। रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट 30 सेकंड्स अभी अवेलेबल है। बेंजल्डिहाइड CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा रिंग की। पैराटोलुअल्डिहाइड, पैरा पर CH3 है और एक CHO ग्रुप है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। पैराटोलुअल्डिहाइड मतलब बेंजीन पर CH3 और CHO, पैरा पोजीशन 1 4 पर अटैच्ड है, ठीक है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। एसिटोफिनोन बेंजीन पर COCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। बट सबसे ज्यादा कौन करेगा बताइए, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का केस था जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करना है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग मतलब रिंग इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होनी चाहिए, रिंग इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट होनी चाहिए, जितनी ज्यादा डेफिशिएंट रहेगी उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा न्यूक्लियोफाइल को। तो सबसे अच्छी डेफिशिएंट किस केस में होगी बताइए, सबसे अच्छी डेफिशिएंट किस केस में होगी? तो रिप्लाई आ रहा है SpQr SQPr। देखो सबसे अच्छी डेफिशिएंट एसीटोफिनोन COCH3, इस केस में नहीं। एक है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एक क्या है आपका पैराटोलोल्डिहाइड। तो सबसे अच्छी जो डेफिशिएंट होगी वो आर के केस में होगी, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर CH3। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइम अप हो गया है बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा तो आर का केस हो गया। उसके बाद आप देखेंगे एक है पैराटोलोल्डिहाइड, बेंजीन पर CHO और CH3। तो CHO का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। बेंजल्डिहाइड में सिर्फ CHO है तो आर के बाद P आना चाहिए। ठीक है, टोलोल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप है और S, तो क्या हो जाना चाहिए आर के बाद P, P के बाद Q और Q के बाद कौन आ जाएगा S। S में COCH3 अटैच्ड है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर हो चुका है टाइम्स अप। तो ये हमने अटेम्प्ट कर लिया है। कोई आपको सजेशन देनी हो, फीडबैक देना है, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेते हैं। जो 10 है उसका करेक्ट आंसर क्या था, हमने जो अटेम्प्ट, उसका करेक्ट आंसर क्या है बी। देख सकते हैं R, P, Q और S। तो हमारे सारे करेक्ट आंसर है। हमने 10 क्वेश्चन का आंसर किया, 9 करेक्ट है। स्कोर 36 बना क्योंकि लास्ट वाला हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ से समरी एनालिसिस देख सकते हैं, वीडियो रिकमेंडेशन देख सकते हैं। ये 1 हमारा करेक्ट था, सेकंड हमारा करेक्ट था, थर्ड हमारा करेक्ट था। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ओके एवरीवन, फोर्थ हमारा करेक्ट है, फंक्शनल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 5 हमारा करेक्ट है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। किस तरीके से हमारा कितने आंसर आए 5, कैसे एक लीनियर चेन, फिर 2 मिथाइल, फिर 3 मिथाइल और फिर इसी कार्बन पर दोनों मिथाइल। ठीक है, 6 हमारा क्या है करेक्ट है, स्टेगर्ड वाली, और सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7 हमारा करेक्ट है बिल्कुल। NH2 जो अमीनो है उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम जो डोनेट होंगी थ्रू रेजोनेंस, प्लस आर स्ट्रॉन्ग है बट यहाँ पर वेरी हाई है ओ नेगेटिव के केस में। यहाँ पर लेस इफेक्टिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, और यहाँ पर CO के रेजोनेंस में बिजी हो चुके हैं नाइट्रोजन के लॉन पेयर CO के साथ। तो करेक्ट आंसर ये वाला आ जाता है 2, 1, 3, 4 हमने जो अटेम्प्ट किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है 7 के बाद 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो मैं स्ट्रक्चर से दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये PH2 है, तो अगर कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है तो वो शो ही नहीं करेगा ना कभी, ध्यान रखिए। यहाँ पर सेकंड वाला 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, इसमें देखिए एक तरफ HPH और एक तरफ H और CH2 CH3, तो ये क्या है दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आप देख सकते हैं, ये शो कर देगा। ओके, थर्ड वाला देखेंगे यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, और फोर्थ वाले में भी यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है, ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट 9 वाला हमने अटेम्प्ट किया, इजीली 5, 19 आ जाएंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 10th वाला जो मैंने आपको बताया, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है, जो मैंने दोनों केस बताए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला भी बताया था और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला भी, तो आपको क्या देखना है, हमें कंसीडर करना होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट्स का है कार्बोनिल ऑन द कार्बोनिल ग्रुप या ऑन द रिंग जो भी है। द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेंजल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, जो कि स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। मैंने रिंग का केस भी बता दिया था और आपको कार्बोनिल ग्रुप का केस भी बता दिया था जहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना है। ओवरऑल बेंजल्डिहाइड इज रिलेटिवली रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पैरा टोलुअल्डिहाइड में अगर देखें तो मिथाइल ग्रुप पर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा कार्बोनिल कार्बन को। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड अगर है तो पैरा पर नाइट्रो, इसका मतलब वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कार्बोनिल कार्बन की। और एसिटोफिनोन अगर आप देखेंगे तो दिस कंपाउंड हैज अ कीटोन ग्रुप, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली कीटोन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली RpQS। R जो कि हमारा क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। किसी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर समझ लीजिए। 3 पे आप देख सकते हैं हमारा क्या है, P क्या है हमारा, बेंजल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव देन पैराटोलोल्डिहाइड, बस लेस रिएक्टिव देन पैरानाइट्रो। Q पे हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप, और एसिडोफिनोन लीस्ट रिएक्टिव रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कीटोन ग्रुप। तो RpQS सबसे ज्यादा R रिएक्टिव और सबसे कम S। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
यहाँ से आप समरी और एनालिसिस देख सकते हैं, किस तरीके की आपको सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे PYQs की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रेडिली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए डेफिनेटली एक रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल और टोल्यूइन, इन चारों में से करेक्ट आंसर होगा फिनॉल। बेंजीन पर OH, वो अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलेट की होगी, ठीक है, तो RCOOH सबसे पहले आ गया। उसके बाद किसकी होगी, वाटर की, क्योंकि RO नेगेटिव जब बनेगा H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद तो क्या होगा, आप सभी बताइए, जब RO नेगेटिव बनेगा तो वो इंडक्टिव के थ्रू ऑक्सीजन के नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करेगा। तो RCOOH, उसके बाद HOH, दो ऑप्शन आ गए, और उसके बाद ROH आएगा और लास्ट में आएगा ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH मतलब एसिटिलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। कायरल देखना है, मतलब उस कार्बन पर चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफर करने चाहिए। तो DCH2 ये भी नहीं है, CH2 ये भी नहीं है, CH2 ये भी नहीं है, Cl ये भी नहीं है, CH3 CH2 CHDCl। आप देख सकते हैं इस थर्ड वाले कार्बन पर एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ D और एक तरफ Cl है। यही आंसर हो गया। नॉट कायरल पूछा हुआ है, ठीक है, और नॉट कायरल तो फर्स्ट वाला हो गया, तो बाकी ऑप्शंस देखने का मतलब ही नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो C पर आप देखेंगे यहाँ पर H आएगा, H2 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, H आएगा जिस पर एक तरफ CH3 CH2 रहेगा, एक तरफ जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पर है CH3 CHD, मतलब इस कार्बन पर जो सेकंड वाला कार्बन है वहां तो ठीक है CH2 लिखा हुआ, ठीक है, सेकंड वाला कार्बन है उस पर एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ D और एक तरफ CH2Cl, चारों अलग है। लास्ट वाले ऑप्शन में भी देखेंगे, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ Cl और एक तरफ CH2D, तो ये भी चारों अलग है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है जो कायरल नहीं है। आपको पता ही है कायरल कार्बन के बारे में। Which one of the following compounds is resistant to nucleophilic attack by hydroxyl ions? रेजिस्टेंसी जो शो करेगा, जल्दी से अटैक नहीं होगा जिस पर, वो कौन सा होगा, ईथर्स जो होते हैं, ध्यान रखना इन सब में कार्बोनिल सेंटर है। एसीटेट हो गया, एस्टर, एसीटोनाइट्राइल, डाइथाइल ईथर और एसिटामाइड, तो तीन में कार्बोनिल सेंटर है, जबकि ईथर में कोई भी कार्बोनिल सेंटर नहीं है, और ईथर्स जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा, मतलब डाइथाइल ईथर ज्यादा रेजिस्टेंसी शो करेगा टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको शो करूंगा तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एन इम्पोर्टेंट केमिकल मेथड टू रिजॉल्व ए रेसमिक मिक्सचर मेक्स यूज ऑफ द फॉर्मेशन। मैंने आपको मेरे वर्ड्स पे अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने बोला था एनेंशियोमर को सेपरेट करना मुश्किल है बट डायस्टीरियोमर को सेपरेट करना इजी है। तो इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड क्या है रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करने का, डायस्टीरियोमर बना दो, डायस्टीरियोमर, एनेंशियोमर नहीं, डायस्टीरियोमर। आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है, अगर आप DPP और PYQs को ओपन करने में अनेबल हो सो यू कैन यूज दैट लिंक, ओपन करिए और उसे अटेम्प्ट करिए, स्टार्ट करिए। अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो स्टूडेंट मेरे साथ, बाद में जाके अटेम्प्ट करिए, पर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अभी समझ लीजिए, टेक्निक समझ लीजिए, टाइम सेवन टेक्निक समझनी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक समझिए, किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करना है, टाइम को बचाना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है। क्लियर? कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, उस पर कॉल करिए। डायस्टीरियोमर इसका आंसर हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर आप सभी जानते हैं जिसमें 50-50% प्रेजेंट होता है ना, जो SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा था। ओके एवरीवन, मिक्सचर में 50-50%, मान लीजिए D और L 50-50% प्रेजेंट है, तो लाइट को वो दोनों तरफ रोटेट करेगा, राइट में भी फिर उतना ही लेफ्ट में कर देगा। तो लाइट हमें एग्जैक्टली प्लेन पोलराइज लाइट कैसी मिलेगी, अनरोटेटेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय कंपाउंड इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट दो टू बी कायरल, वो कायरल भी है, इट मे बी मीन दैट, अगर वो कायरल दिख रहा है बट लाइट रोटेट नहीं कर रहा है तो एक ही तरह का ऐसा कंपाउंड है, कौन सा, मीजो कंपाउंड। ध्यान रखना, मीजो कंपाउंड कायरल होता है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, बस एक चीज आ जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, बाकी ऑप्शंस देखने क्यों।
द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, इसकी कायरलिटी बतानी है आर और एस। तो हमें क्या देखना है, प्रायोरिटी देनी है ग्रुप्स को। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रोमो को दी जाती है, ब्रोमाइड आयन को, Br को दे दी 1, फिर Cl को चलेगी 2, फिर CH3 को जाएगी 3, और लास्ट वाली फोर्थ को जाएगी H को। और डेफिनेटली वो क्योंकि डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या मैं कहूं बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, और वो ही होना चाहिए। अब अपने आई को रोटेट करिए, Br1 Cl2 CH3 3, आई को रोटेट किया तो कैसे रोटेट हो रही, क्लॉकवाइज, और जहां फोर्थ पोजीशन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को होना चाहिए वो वहीं पर है। तो जो जैसे जिस तरीके से आपकी आई रोटेट हो रही है उस वही आपकी क्या हो जाएगी, उसकी कायरलिटी। तो आर जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो और क्लॉकवाइज हो रही है, और एस जब एंटी क्लॉकवाइज हो, आर फॉर रेक्टस, एस फॉर सिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आईपीसी नेम पूछा हुआ है इस कंपाउंड का, एकदम सिंपल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूल लग चुका है, 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 राइट टू लेफ्ट। बट जब हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है लोएस्ट पोजीशन पर, और राइट टू लेफ्ट करने पर डबल बॉन्ड आ रहा है। और जब ट्रिपल और डबल में खेल आ जाए, जब इनके बीच में कंपटीशन आ जाए, तो आप डबल को प्रायोरिटी देंगे। तो CH2 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पर इन है। 1 पर इन कहाँ है, 1 पर इन बताइए, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन में ब्यूट 1 आइन 3 इन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है 1 ब्यूटीन 3 आइन, 1 ब्यूटीन 1 पर इन आ गया और 3 पर क्या आ गया, आइन। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म मैंने आपको एक पूरी आइसोमरिज्म की टेबुलर फॉर्म प्रोवाइड की थी, देखते हैं आंसर हो रहा है ना। देखिए PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको अटेम्प्ट करने में मिस्टेक करें, नहीं, क्योंकि हमें पता है ना, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल नहीं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल बिल्कुल। ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रोलीवो देखते हैं, जो मैंने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल दिखाया था, टार्टरिक एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हो। ज्योमेट्रिकल में क्या देखते हैं, सिस्ट्रॉन्स देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, देखो 6 से 7 मिनट में समझाते हुए मैंने अटेम्प्ट कर दिया, तो अगर आप सिर्फ समझते हुए अटेम्प्ट करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो। उसका कारण क्या है, हमें कॉन्सेप्ट्स पता है। उसका कारण क्या है, आप सभी को कॉन्सेप्ट्स पता है, आपने इस टेक्निक्स का यूज किया। मैंने PYQ के अटेम्प्ट में मैंने एक तरह के क्वेश्चंस दिखाए आपको समझाते हुए, एक तरह के क्वेश्चन दिखाए कि किस तरीके से जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्वेश्चन की एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होनी चाहिए सॉल्व करने की, ठीक है। 100% श्योर होंगे तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइसोमर ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, आइसोमर की डेफिनेशन आ गई, क्वेश्चन आया 1991 में। सेम क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स की क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेव करते हैं, सबमिट करते हैं, सेव कर दिया, सबमिट कर दिया, यस कर दिया। आप देख सकते हैं, जो फीडबैक देना आप फीडबैक दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे आंसर्स ठीक है। कैसे ठीक है, देखिए फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा OH का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल के केस में सबसे ज्यादा हाइयर रहेगी देन टोल्यूइन, जिसमें CH3 है, बेंजीन में कुछ भी नहीं है, और क्लोरोबेंजीन में Cl है। हेंस फिनॉल रेडिली अटैक्ड होगा बाय द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, OH का। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी डोनेट करने की प्रोटॉन को, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो करेक्ट ऑर्डर ये हो जाता है, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट बेस देख लीजिए, RCO नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बनने वाले अनायन की, बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की, उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है, और उतना जल्दी वो डोनेट करेगा प्रोटॉन को, और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हो गई। RCO नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर HO नेगेटिव, फिर RO नेगेटिव, और सबसे कम स्टेबल है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एसिटाइलाइड आयन, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, तो तीनों कायरल हैं, आप देख सकते हैं। एब्सेंस है यहाँ पर किसकी, कायरल कार्बन एटम की, इस वाले कंपाउंड में, क्योंकि एक कार्बन पर, किसी भी कार्बन को चेक करिए, उस पर एक से ज्यादा अगर एटम या ग्रुप सेम है तो उसको हम बोलेंगे कायरल। सेम नहीं है, ठीक है, तभी कायरल बोलेंगे। अगर सेम है एक से ज्यादा, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो उसे हम अकायरल बोलेंगे, और ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक? तो मैंने क्या बताया था आपको, जो मिथाइल एसिडेट है, एस्टर है, तो एस्टर्स जनरली कहाँ चले जाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। In this case, OH negative can attack the electrophilic carbonyl carbon leading to the hydrolysis of ester, जो कि हमें पता है। एसिटोनाइट्राइल CH3CN, ये एक नाइट्राइल है और जो कार्बन है नाइट्राइल ग्रुप में वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो इसको ससेप्टेबल बनाता है किस लिए? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, मैंने आपको बताया था। डाइथाइल ईथर जो है, ईथर्स आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकॉज द ऑक्सीजन इन ईथर इज नॉट एज इलेक्ट्रोफिलिक एज ए कार्बोनिल कार्बन, ये आपको पता है। और एसिटामाइड में भी आपको पता है दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है C डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के लॉन पेयर के साथ, ठीक है। दिस मेक्स द कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक एंड लेस ससेप्टेबल टू अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयंस। तो जो कंपाउंड ज्यादा रेजिस्टेंट है टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो है हमारे हाइड्रोक्सिल आयंस, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयंस इज ऑप्शन सी, डाई इथाइल ईथर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने लगाया था डायस्टीरियोमर्स, वो क्या है हमारा? मैंने आपको बताया था रेसमिक मिक्सचर जो रिजोल्व किए जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर से कराए जाते हैं। तो इनेंशियोमर्स में क्या आती है? सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं एक्सेप्ट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज राइट। डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंट रहती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देख लीजिए, नो रोटेशन है, 6 का हमने क्या देखा था? ये रहा हमारा, जैसे टार्टरिक एसिड देख सकते हैं, ये मीजो टार्टरिक एसिड है। तो ये जो डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, इसके ऊपर और नीचे कॉम्प्लेक्स सेम है। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट है फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो उसको मीजो बोलेंगे। ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। और एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन दीज कंपाउंड किसी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट 7 का मैंने सिंपल आपको रूल्स बता दिए थे, प्रायोरिटाइज देना है ग्रुप को, तो ये प्रायोरिटी दे दी मैंने 1 2 3 4, आई को रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कॉन्फिगरेशन आ गया R फॉर रेक्टस। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से होगी, सबसे नंबर 1 Br, फिर Cl, फिर CH3, फिर H। जनरली आप इनको एटॉमिक मास के बेस पर देखेंगे। आईपीएसी नेम मैंने आपको बताया था, जब भी आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको क्या, ये हमारा डेरिवेटिव है एल्काइन का, और डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम ईदर साइड तो प्रीफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। नेक्स्ट हमने देखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर्स, ये तो सीधा टाइप है। आइसोमर्स हैव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप इन स्पेस, उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और वो हमें केस मिलता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। सीधी डेफिनेशन थी, तो हमने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप वीडियो रिकमेंडेशन देख सकते हैं और समरी एंड एनालिसिस भी आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, क्या टाइम लगा, क्या एरर रेट है, क्या अनअटेम्प्टेड रेट है, एवरीथिंग। ओके एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीपी और पीवाईक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है। आज हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी, बट कल से आपको रेडी रहना है, अटेम्प्ट नहीं करना है, मेरे साथ अटेम्प्ट करना है, ठीक है एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।